दोस्तों, कभी मैंने अपने लिए एक शेर आप लोगों से वीडियो में बोला था, हीरे की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, और पुरखों से विरासत में मुझे कुछ ना मिला था, जो कुछ भी है खून पसीने की चमक है। आज इत्तेफाक ऐसी बात है कि इस शेर से जो है मुतासिर होते हुए समाजवादी पार्टी के एक नेता, कद्दावर नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोज झा धूपचंडी हमारे साथ हैं। मनोज झा धूपचंडी का करीब करीब 40 साल का सियासी अनुभव है और बेदाग अनुभव है। आज हम इस मुतालिक उनसे बात करेंगे कि दाल मंडी में जिस तरीके का चौड़ीकरण हो रहा है और जिस तरीके से आम इंसानियत वहाँ की परेशान है, वहाँ के सभी हिंदू मुसलमान दुकानदार परेशान हैं, उसके ऊपर उनका क्या नजरिया। मनोज जी, चौड़ीकरण की बात हो रही है कि दाल मंडी को 17 मीटर वहां के मार्ग को चौड़ा कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, आपका अपना क्या नजरिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग वास्तविकता ये है कि मूल जो मुद्दे होते हैं उससे लोगों को हटाते हैं। उस जगह पे जिस जगह पे बात करनी चाहिए वो नहीं, ये 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। दाल मंडी के व्यापार को चौपट करने के लिए ये 17 मीटर की सड़क बना रहे हैं। जो मंडी है वहाँ कहाँ 17 मीटर की सड़क है। आपको सड़क चौड़ी करनी है, वहाँ के स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि भाई 2 मीटर 4 मीटर एक एक तरफ से लेकर के आप और चौड़ी कर दीजिए। लेकिन 17 मीटर क्या कुंज गली 17 मीटर चौड़ा करेंगे? कुंज गली में भी तो साड़ी का व्यापार होता है। क्या राजा दरवाजा भी कहेंगे कल को कि हम चौड़ा करेंगे? वहाँ भी बड़ा व्यापार होता है। ये देखिए, ये जानबूझ करके इस तरीके का मैसेज देते हैं कि नहीं हम विकास कर रहे हैं, जबकि वास्तव में विकास की तरफ नहीं। इनका मुद्दा सिर्फ ये है कि हम भटकाते जाएंगे। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हम क्योटो बनाएंगे। कहाँ है क्योटो? तो टोटो सिटी तो बना दिया, वो आप लोगों को सुनने में गलती हुई थी। उन्होंने कहा था टोटो सिटी बनाएंगे, आज देखिए टोटो सिटी तो बन गई। आज जाम लोग झेल रहे हैं ना, जाम की समस्या है कि नहीं है शहर में। दूसरा, उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की। आपको स्मार्ट कहाँ बनारस में दिख रहा है? आप बताइए ना, कहीं स्मार्ट बनारस में दिख रहा हो, कहीं कोई ऐसी जगह हो जो स्मार्ट दिखती हो। मलदैया से जो रास्ता जाता है कैंट के लिए, वहां दुकानें बना दी, अब पता चला तोड़ने जा रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे दुकानें बना दी। अरे भाई, कोई बहुत चौड़ी सड़क हो वहां आप दुकानें बनाइए। छोटी छोटी सड़कें हैं। बनारस जो है वो देश के या विदेश के, पूरे विश्व के सबसे प्राचीनतम नगरी में से एक है। सभ्यता की शुरुआत के समय का बनारस है। आप बनारस को क्या बनाना चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इस तरीके का करने के, दाल मंडी को 17 मीटर चौड़ी करके क्या मिलेगा, मुझे ये बता दें। मैं तो समझने से, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि दाल मंडी को 17 मीटर चौड़ा करने से वाराणसी के प्रशासन में कौन सी राजस्व की वृद्धि होगी या किसको राजस्व की वृद्धि होगी। कोई ये जानबूझ करके इस तरीके से काम करना, या तो ये चाहते हैं कि बनारस पूरी तरीके से खत्म हो जाए। भाई, अगर आप आज कल दाल मंडी चौड़ी कर रहे हैं, कल आप कहेंगे कि हम घाट तक ले जाएंगे 17 मीटर चौड़ी, तो आप पूरा तोड़ते हुए सड़क चले जाइएगा सिंधिया घाट तक। मतलब क्या मतलब, इस कोई लॉजिक होनी चाहिए। विकास जो होता है उसका कोई लॉजिक होता है कि इससे ये फायदा होगा। दाल मंडी को सड़क 17 मीटर चौड़ी करने से क्या फायदा होगा? रविंद्रपुरी को छोड़ के कॉलोनी को, कौन सी कॉलोनी की सड़क 17 मीटर है बता दें? कोई ऐसी कॉलोनी है जो 17 मीटर की सड़क है पुराने बनारस में? नहीं है। तो ये क्या करना चाहते हैं हम समझ नहीं। उनका ये कहना है मनोज जी कि यहाँ पे बड़े बड़े मॉल बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। हाँ, ये बनाएंगे इसलिए कि ये कितना पैसा अपने पास, अपने लोगों के पास हो जाए, सिर्फ इस प्रयास में लगे हुए हैं। प्रत्येक दुकानदार में, छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, हर दुकान में 3-4 लोग काम करते हैं जी। अब आप इतनी दुकानें तोड़िएगा, उससे कितने लोगों का रोजगार जाएगा? आप ये समझिए। अभी आप ही ने ये बताया कि एक विश्वनाथ गली से विस्थापित होकर के जो आए, फिर विस्थापित होने जा रहे हैं, वो कोई हिंदू ही है, कोई सनातनी है, भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है वोट दे रहे होंगे। 25% दुकानदार वहाँ पे हिंदू हैं। भाई, समस्या इसी बात की है ना कि भाई ये लोग जाएंगे कहाँ? सवाल इस पे होनी चाहिए, बहस इस पे होनी चाहिए कि ये लोग कहाँ जाएंगे। आखिर इतनी चौड़ी सड़क का करने का लॉजिक क्या है? अगर आप चौड़ी सड़क नई सड़क से कर रहे हैं तो यानी आप औरंगाबाद की तरफ भी बढ़िएगा तोड़ते हुए। कल को कहिएगा कि नहीं औरंगाबाद भी हम तोड़ेंगे। तो मतलब जो शहर का पुराना स्ट्रक्चर है,
आप नया शहर बसाओ, जितने भी बड़े शहर हैं सब जगह नए शहर बसते हैं, आप नया शहर बसाओ, आप सुविधाओं दो। आप रिंग रोड तो बना नहीं पा रहे हो, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, रिंग रोड तो बन नहीं पा रही है। एक फ्लाईओवर आपका लगातार बन रहा है, पता नहीं कितने सालों से, कितने अंडरपास तक नहीं बन पाए। रेलवे लाइन पे अभी इनके जिलाध्यक्ष से जाकर के रेल मंत्री को दिया है कि रेलवे नक्की घाट हो चाहे मतलब आप फुलवरिया हो, कई ऐसी जगह हैं जहां रेलवे की वजह से, ट्रेनें की वजह से लोग घंटे घंटे भर खड़े रहते हैं। आप प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, फ्लाईओवर बनाने में कितना समय लगेगा और पैसे की कमी कहां से है? लेकिन विकास इनको जनता के हित का नहीं करना है। इतनी शानदार परियोजना आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के समय बरुणा कॉरिडोर को लाया था। बरुणा को साफ करके एकदम उसको क्लीन करके, जगह जगह पेड़ लगा करके, प्लेग्राउंड बना करके, छोटों बच्चों के लिए पार्क बना करके, एक ऑक्सीजन बैंक जो लाखों लोग जो उसके आसपास रहते हैं उसको तैयार करने की योजना थी। आज बरुणा किस स्थिति पे है? आप बदले की भावना से काम नहीं किए वहां, क्योंकि आपको कोई विकास हो, भलाई हो लोगों का, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, स्पष्ट ये है कि इनको जनहित से कोई मतलब नहीं है, स्वहित से मतलब है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, आज तो उन्होंने कहा कि देखिए दालमंडी जो है वो पूर्वांचल का सिंगापुर है, मगर ये लगता है धारावी जैसा। हाँ, अगर कहा है तो आप बात को पकड़िए। इनकी निगाहें दालमंडी के जमीनों पर है, क्योंकि धारावी भी अडानी जी को दिया गया है बनाने के लिए। हो सकता है दालमंडी के पीछे भी कोई राज हो। विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तो उसके नजदीक का मोहल्ला है दालमंडी, तो उसका भी राज हो कि भाई कुछ हो जाए। और कितने घर हैं जो लोग जानते नहीं है दालमंडी को, वो बताए ना, 2 मकान 3 मकान 4, दालमंडी की जो गली है 4 मकान बाद तो हिंदू का घर है। बता दें कि नहीं है, किस कौन से मोहल्ले में जो है जिस तरफ नहीं है। आपस में जितने बड़े व्यापारी हो, चाहे कॉस्मेटिक्स के हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटे सामान के, वो सब हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं वहां। और दालमंडी अगर सिंगापुर बना है तो उसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी का है। दालमंडी अगर सिंगापुर बना है तो वहाँ के जो दुकानदार हैं, उनका जो व्यवहार है, जो रेट होता होगा, सिंगापुर या दुबई लोग खरीदारी करने क्यों जाते हैं कि जो रेट उनको मिल जाएगा वो उनकी जगह पे नहीं मिलेगा। जिस जगह के लोग थोक खरीदने आते हैं सामान, उनको लगता है कि यहाँ से खरीद के हम जाएंगे तो हमको कुछ प्रॉफिट होगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, रिलायबल चीज़ें मिलेंगी, इसलिए सिंगापुर है वो किसी के मर्सी पर और किसी के सहयोग से सिंगापुर नहीं है। कोई जगह बनती है तो वहाँ के लोगों के मेहनत से, परिश्रम से, उनके गुण से वो जगह बनती है। तो दालमंडी बनी है तो जो वहाँ दुकानदार है उनकी वजह से बनी है, उसमें किसी का योगदान नहीं है। मनोज जी माजरत चाहते हैं दोस्तों। मनोज जी, एक सवाल काफ़ी वक्त से जो है हमारे दिमाग में गूंज रहा है। पिछले 10 से 12 सालों में बनारस से रोजगार खत्म होता गया है। भले से डेटा आपको कुछ भी बताता हो दोस्तों कि इतने का बूस्टर डोज मिला, उतने का बूस्टर डोज मिला, मुझे नहीं समझ में आता है कि एक दिन में कितने दर्शनार्थी दर्शन कर लिए, कैसे गिनती हो जाती है। मेरे आज तक नहीं समझ में आया। आप लोगों को अगर समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वाराणसी का रोजगार जो मूल था वो था यहाँ की बनारसी साड़ी। बुनकारी बनारस से लगभग खत्म हो चुकी है। बुनकर में से काफ़ी बुनकर बनारस से गुजरात जैसे जो है प्रदेश में प्रवासी मजदूर के तरीके से जा चुके हैं। मैं इसको पलायन नहीं बोलूँगा, जबकि सही शब्द तो पलायन होता है, मगर पलायन नहीं, प्रवासी मजदूर बन के जा चुके हैं। काफ़ी बुनकर जिनके पास 4 से 5 पावर लूम था, वो यहाँ पे ई रिक्शा चला रहे हैं। मनोज जी, आप भी समझते होंगे इस चीज़ को। अब एक नई बात सामने आई कि जब नाइट मार्केट की स्थापना हुई तो एक उम्मीद जगी थी कि हजारों लोगों को वहां पे रोजगार मिल जाएगा, और वो मिला भी। और नाइट मार्केट को अचानक बंद कर दिया गया। मनोज जी, क्या लगता है कि ये एक तरीके से पेट पे लात मारी गई है? क्योंकि कोई मुझसे ये नहीं कह सकता है कि नाइट मार्केट, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, नाइट मार्केट में कोई मुसलमान नहीं, सब बनारस वाले थे। देखिए, पहली बात तो जो साड़ियों का आपने कहा, साड़ी पर बनारस की जो साड़ियाँ पावर लूम वाली थी उस पर सूरत के बाजार का कब्जा हो रहा है, ज़्यादातर हो गया है।
क्योंकि वो माल जो है उनके यहाँ सस्ता पड़ता है। उनके यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, एक साथ 5-5 हज़ार मशीनें चल रही हैं, तो उनको सस्ता पड़ता है। हमारे यहाँ जो छोटे बुनकर हैं वो मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को या सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो ये वन डिस्ट्रिक्ट एक जिला एक उत्पाद की बात करते हैं योगी जी, उनको ये सोचना चाहिए कि बनारस का जो बनारसी साड़ी का कारोबार है वो कैसे सुरक्षित रहेगा। सूरत से जो माल आ जा रहा है, यहाँ के जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तरह साड़ियाँ बनती हैं। यहाँ घरों में लोग छोटे छोटे घरों में 1 लूम लगा के 2 लूम लगा करके पावर लूम अपना काम करते हैं। ये मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि इनकी इच्छा नहीं है कि लोग खुश रहें। अगर लोगों को खुश रखने की इच्छा होती तो सवाल ये होता कि यहाँ साड़ियाँ कैसे और सस्ती मिलेंगी और बाहर का मार्केट यहाँ नहीं थोपा जाता। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आप सबको पता है, अभी भी आता होगा मुझे लगता, पता नहीं अब आता नहीं आता, कि सारा अंडा जो है वो हैदराबाद से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, ये सारी जगहों से आता था। उन्होंने यहाँ इकाई लगाने की सोची, सब्सिडी दिया, और अब ज्यादातर जितने भी सामान हैं, मतलब अंडे हैं, वो यूपी के लोगों द्वारा जो मुर्गियां पाल करके जो रखे हुए हैं उससे मिलने लगे। यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, यहाँ के लोगों को कारोबार मिला, और यहाँ के लोगों को बढ़िया अंडा मिला, शुद्ध अंडा, क्योंकि वो 7 दिन 14 दिन लगता है। यहाँ तुरंत आज अंडा दी मुर्गी, मार्केट में चला गया, लोगों को अच्छा लगा। इस तरीके का काम करना चाहिए, लेकिन वो काम न करके ई रिक्शे की जो बात करते हैं, ई रिक्शा तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था देना, और फ्री दे रही थी सबको, जो गरीब थे चिन्हित करके फ्री दे रही थी। ये तो बेच रहे हैं, हर जगह टैक्स लगा रहे हैं, सारी चीजों को कर रहे हैं। और एक बात से मैं आपका हस्तक्षेप करूंगा, आपने कहा कि नाइट मार्केट में मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं है उसमें। क्यों मुसलमान की बात क्यों नहीं करेंगे हम? मुसलमान का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था? मुसलमान की देश को जीडीपी में बढ़ाने में योगदान नहीं है? ये मैं आपके इस बात से तारिक भाई, देखिए मनोज जी, अभी स्थिति यह है कि औरंगजेब से नफरत करते करते पहले स्वतंत्रता सेनानी बहादुर शाह जफर की तस्वीर पे कालिक पोत दिया जाता है, और उसके बाद वहां जय श्री राम लिख दिया जाता है, और कहा जाता है औरंगजेब का हमने नामो निशान मिटा दिया। तो अब तो थोड़ा सा देखिए डर लगती है कि हम मुसलमान की बात कर रहे हैं। मसला यहाँ नाइट मार्केट, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, इन लोगों को जो व्हाट्सएप पे आता है उसी को ये फॉरवर्ड कैरी करते हैं। इनको समझ ही में नहीं आया, इनको पता ही नहीं कि जो है बहादुर शाह जफर कौन थे। बहादुर शाह जफर ऐसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनके बेटे का सर काट करके अंग्रेजों ने उनके सामने रख दिया। आजादी की लड़ाई में भाजपा का या आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। उनका बहादुर शाह जफर का एक बड़ा ही मकबूल और आखिरी वक्त का आखिरी शेर है कि कितना मजबूर है जफर अपने दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। बहादुर शाह जफर भारत में दफन होना चाहते थे, और दोस्तों बताता चलूं कि बहादुर शाह जफर का आस्थाना रंगून में है, और बहादुर शाह जफर चाहते थे कि उनकी आखिरी सांसें जो है भारत में गुजरे, मगर अंग्रेज़ों ने उनको रंगून में ही रखा, और रंगून में ही उनका इंतकाल हुआ था। और उनका जो है आखिरी कलाम यही था कि कितना मजबूर है जफर अपने दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। हमारी बात मनोज जी नाइट मार्केट जो नाइट मार्केट की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि स्मार्ट सिटी का संचालन एक ऐसा व्यक्ति करता है जो फेल्योर है। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो लोगों को या तो पता नहीं या उनके बस में नहीं है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता ने जवाब दिया कि विधायकों का कोई हैसियत नहीं। भाई जो वासुदेवन यहाँ हैं सीईओ, वो जायका के समय भी थे, फेल्योर मार गई थी जायका, कहाँ सफल हुई थी, फिर वो आ गए। आपने नाइट मार्केट बनाया, आपने किसी कंपनी को चलाने को दिया, कंपनी ने किराया नहीं जमा किया, आप फिर हटा रहे हैं, ब्लैकलिस्टेड कर दिया। भाई नहीं, सवाल इस बात का है कि क्यों इस तरीके के काम कर रहे हैं। जिसको रोजगार दे रहे हैं वो आपके शहर का है, आप अपने शहर के लोगों को एक बार बसाइएगा, फिर उजाड़िएगा, फिर बसाइएगा, फिर उजाड़िएगा,
हमारी दुकान अगर आपको दे दी जाएगी तो हमको तो बुरा लगेगा। यही होने जा रहा है। कोई आप देखे नहीं, मैदागिन से लेकर के सड़क कितनी बार टूटी बनी है। कोई अपने घर का पैसा हो तब तो, जनता का पैसा है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, बन रही है। इतना इतना जो है अंदर गहराई तक करके खोद के जो है उस पर क्या हुआ, मतलब क्या वहां जा रहा था कि आप इस तरीके की सड़कें बनाएं, पहले ये बनेगा फिर वो बनेगा, मतलब इस कई प्लान बना करके तोड़ना फिर जोड़ना फिर तोड़ना फिर बनाना, पैसे की बर्बादी है। और अगर जांच हो जाए कायदे से स्मार्ट सिटी की तो आप देखिएगा एक कितना सवाल बुरा हाल होगा और कैसे ये लोग फंसेंगे। देखिए मनोज जी, थोड़ा सा छोटा दिमाग है तो इसलिए बहुत कुछ हमारे समझ में नहीं आ पाता है, तो हम पूछ लेते हैं आप लोगों जैसे से। मैं अक्सर निकलता हूँ रोड पे, देखता हूँ कि आप लोगों ने हेरिटेज लाइट लगवाया था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब देखता हूँ कि देखिए नगर निगम बहुत स्मार्ट है। हम तो कहते हैं कि सुपर से भी 2 तल्ला ऊपर का नगर निगम स्मार्ट है। उसने किया कि हेरिटेज लाइट की जो पिलर है, खंबे हैं, उसके ऊपर जो एलईडी लाइटें चारों तरफ लगवा दी है। तो ये जो एलईडी लाइटें लगी हैं, ऐसा नहीं लगता है कि विद्युत की बर्बादी है? और जबकि हम नारा देते हैं बिजली है शक्ति, इसे व्यर्थ ना गवाओ। देखिए ऐसा है, जो नियम है उस नियम के हिसाब से आप किसी खंबे पे कोई और लाइट नहीं लगा सकते, लेकिन भाजपा जो है वो कॉस्मेटिक विकास करती है, ऊपर से दिखाने वाला विकास, ब्यूटी पार्लर वाला। वो ऊपर से दिखाने का विकास है, कॉस्मेटिक विकास। तो बढ़िया से चमका दिया, दीवालों को रंग रोगन करा दिया, कोई अगर आयोजन हुआ तो बड़े बड़े गमले रखवा दिए। तो ये क्या है, आप प्रॉपर काम करो ना। प्रॉपर तो काम हो नहीं रहा है। प्रॉपर काम कैसे होगा, क्योंकि आपको करना नहीं है। आपको पैसा कैसे आपके समर्थक के पास आवे, सिर्फ यही प्लान सरकार करती रहती है। और उसी प्लान में जैसे धारावी को अडानी को दिया गया है, दाल मंडी को भी ऐसे ही कोई सेठ आएगा जिसको बनारस से कोई वास्ता नहीं रहेगा, उसे देने की बात हो रही है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से ये बहस करने के लिए तैयार हूं कि दाल मंडी की सड़क इतनी चौड़ी करना गैर जरूरी है। आप कतई नहीं कर, मतलब किस सोच से आप ऐसी बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, पता चला कि तिरपाल लगा है, तिरपाल नोच दिए। अरे अतिक्रमण था वो नहीं, ना, मतलब धूप नहीं आ रही थी। तिरपाल कौन सा अतिक्रमण होता है? अरे बहुत अतिक्रमण होता है, उससे धूप नहीं आ रही थी, ऊपर से धूप के जो है जो परिचित थे वो नीचे आके शिकायत करके गए थे। तो भाई तिरपाल से कोई अतिक्रमण होता है? आप क्या दिखाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं लोगों को? क्या मतलब क्या है इसे तिरपाल हटाने से? अरे भाई, दुकानों पे तिरपाल लगती है, ये आज से थोड़ी लगती है। अच्छा, सारे आसपास की दुकानों पे तिरपाल लगी हुई है, आप बाहर निकलिए तिरपाल है। आप बगल के चले जाइए, उसमें मार्केट में सब में, राजा दरवाजा से लेके सब जगह तिरपाल लगा हुआ है। ठठेरी बाजार में तिरपाल लगी है। नहीं, तिरपाल से, शेड से तो आदमी ये सोचता है कि धूप ना आवे, कोई ऊपर से सामान, क्योंकि नीचे दुकानें हैं, ऊपर लोग रहते हैं, रिहायशी है, कमर्शियल तो पूरी जगह है नहीं। तो कोई छोटा बच्चा है, अगर कुछ फेंक दिया, नीचे कोई खड़ा है उसके ऊपर गिर गया तो विवाद का कारण बनेगा। इसलिए होता है कि चलो भाई तिरपाल लगा दो। कोई छोटा बच्चा ऊपर से अगर कुछ गिरा भी देगा, मान लीजिए पानी गिरा दिया धूल या रहता है, खाना बरसात के लिए लोग लगाते हैं, वो खाने का सामान गिरा दिया, तो नीचे जो खड़ा है वो, उसके ऊपर नहीं गिरेगा, उसके कपड़े नहीं खराब होंगे, इस सोच से लगाते हैं। देखिए जीवन में क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच नकारात्मक है, ये सकारात्मक नहीं सोच सकते। इनको तिरपाल खराब लगेगा, नुचवा दिए। अरे भाई, ऊपर का बच्चा अगर नीचे गिरा देगा, तुम ही खरीद रहे हो या तुम्हारे परिवार का कोई खरीद रहा हो, तो कैसा होगा? लेकिन अब अच्छा मनोज जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लगभग 40 साल से आप सामाजिक जीवन में, राजनीतिक 32 जीवन साल से तो है, 32 साल से राजनीतिक समाजवादी पार्टी। दालमंडी को कितने सालों से जान रहा है? मुझे लगता है तब से जान रहा हूँ। एक 30 साल का एवरेज ले ले, 3 दशक का। अभी एक नवागंतुक जो है, युवा हिंदू हृदय सम्राट उभरे हैं। देखिए दुनिया में सबसे आसान काम इस वक्त हिंदू हृदय सम्राट बनना है। देखिए एक ऐसा, नवागंतुक युवा हिंदू हृदय सम्राट उभरे हैं। उन्होंने कहा है कि दालमंडी में स्मगलिंग होती है और दसियों AK-47 है। पुलिस किसकी है?
अगर उन्होंने कहा है तो तत्काल मोहित अग्रवाल पुलिस कमिश्नर वाराणसी को उनको बुला करके उनसे राय बात करके वो बरामद करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि नहीं नहीं, बरामद करना चाहिए उसको। ये बात अगर कोई कह रहा है तो पुलिस कमिश्नर को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि भाई बताओ कहाँ है। शहर में अगर इस तरीके के असलहे हैं तो शहर के लोगों के लिए ठीक नहीं है। पुलिस बुलावे, पुलिस बुला करके पूछे कि हाँ भाई बताओ कहाँ है। नहीं, मेरा एक तो बारीकी के साथ सवाल ये था कि 30 साल से आप दाल मंडी को जान रहे हैं, लगभग 20-25 साल से मैं भी जान रहा हूँ। दाल मंडी के अपराध के ऊपर सबसे ज़्यादा पत्रकारों में लिखने वाला मैं हूँ। मैंने वहाँ अभी से लेकर के 4 दशक पहले से लेकर के रईस बनारसी तक के आपराधिक इतिहास को लिखा है। सबसे ज़्यादा आपराधिक मामलों को मैंने लिखा है। अच्छा, मेरे भी सूत्र इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मगर वो जो नवागंतुक हिंदू हृदय सम्राट बने हैं अभी कुछ दिन देखिए, पहले ही ऐसा है अभी, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो मूल जो मुख्य मुद्दे होते हैं जनता के उस पर अटेंशन नहीं करते, वो दूसरी दिशा में ले जाते हैं। आपको अगर मैदागिन से कैंट जाना है तो भाई आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करके सीधे लौरा भी होते हुए चले जाइएगा। वो क्या करेंगे कि मैदागिन से आपको डीएवी ले आएंगे, डीएवी से फिर चौका घाट ले जाएंगे नाटिमली होते हुए, फिर चौका घाट से आपको ले जाएंगे उधर से, नहीं उधर से घुमाते हुए लेते जाएंगे। मुख्य मुद्दे पे आना ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करनी है किसी समस्या के बारे में। मतलब आप समझिए कि सकारात्मक सोचना ही नहीं है उनको। ये दुर्भाग्य है इस शहर का कि ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो समस्या जो वास्तविक है उसको दूर करने के प्रयास में नहीं है। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है, रिंग रोड नहीं बन पा रही है, हैं? 21 महीने में सड़क बनी थी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। आप करना चाहिएगा तब तो कुछ करिएगा, आपको करना कुछ है नहीं, केवल बात करनी है। ये बात बहादुर हैं, बात बहादुर लोग हैं, इनका बात सुनते रहिए। मनोज जी, पिछले 1 सप्ताह से मैं एक सीरीज चला रहा हूँ दाल मंडी के ऊपर, और मैंने विपक्ष की दाल मंडी को लेकर काफ़ी आलोचना किया है, और आलोचना का कुछ कारण था, और वो कारण मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता भी चुका हूँ कि आपके वहाँ के जो पूर्व जो है जो भी वहाँ के प्रत्याशी रहे हैं, उनमें से कोई अभी तक किसी भी दुकानदार के पास जा कर के कंधे पे हाथ दे रखा है। एक दुकानदार है राजेश जी गुजरात के रहने वाले, 40 साल से वो अपनी दुकान संभालते हैं, 80 साल पुरानी दुकान है। हमसे बातचीत के बाद वो उनकी आंखें नम हो गई थी। तो भाई देखिए, हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोगों का पत्थर के तरीके कलेजा होता है, मगर फिर भी जो है मुझे उनके ऊपर अफसोस आया। मैंने कंधे पे रख के दिलासा किया। विपक्ष कहीं से भी इस मामले में सामने नहीं दिख रहा है। कुछ स्थानीय नेता दाल मंडी के हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी है, तो उसमें से एक नेता तक का तो यहाँ तक दावा था कि बस मैं ही मजबूत पिलर हूँ, बाकी कोई की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका अपना जो है दाल मंडी के जो वहाँ के मूल निवासी और मूल दुकानदार हैं जिनका रोजगार चल रहा है, उनके लिए कोई आपकी अपील है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सबको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से साथ है। समाजवादी पार्टी किसी भी इस तरीके के अन्याय और अत्याचार में आपके साथ खड़ी मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो, लेकिन हम लोग खड़े मिलेंगे। मेरा देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग वहां हैं वो पूछे ना, वो पूछ रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि बनारस में कितनी सड़कें जो है 17 मीटर है मार्केट के अंदर, बता दें। एक घना मार्केट जो पूरा फलता फूलता कारोबार है, करोड़ों रुपया रोज टैक्स देता होगा दाल मंडी, उसको आप बर्बाद कर रहे हो। कालिदास की तरह जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हो। इसमें एक अपना व्यक्तिगत नज़रिया दूं। बेसिकली जब से 2022 का पार्षदी का चुनाव हुआ, तो वहाँ सीवर की समस्या बड़ी गहरी है। कई सीवर बार की समस्या पूरे शहर नहीं में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी है। कोई ऐसी गली नहीं है, मतलब मेरे ठेठ भाषा में, कि जहाँ पनारा ना बहता हो। तो पनारा नहीं साफ करवा पा रहे हो, दाल मंडी साफ कर दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही एक एजेंडा रहता है कि मुख्य मुद्दे से हट के दूसरी चीजों को आगे बढ़ाना।
तो वो उसी पे लगे हैं। देखिए, ऐसा है कि दाल मंडी में दुकान सिर्फ मुस्लिम समुदाय का नहीं है, वहाँ हिंदू भी हैं। और आपने बताया कि गुजराती भी हैं, गुजरात के हैं। हाँ। भाई अब आप जो लोग दुकान कर रहे हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी? 25% वहाँ के दुकानदार हिंदू समुदाय भाई के हैं। मैं जानता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है। और ये आंकड़ा मुझे परसों निकल करके सामने आया कि जो वहाँ वर्कर्स हैं, हाँ इम्प्लाईज में 40% हिंदू समाज के गरीब तबके के इम्प्लाई हैं। भाई, आप देख लीजिए ना, यहाँ जितना लूम चलता है सब मैक्सिमम गांव के लोग आकर के चलाते हैं। पावर लूम जो चलता है मैक्सिमम गांव के लोग आकर के चला रहे 50% से हैं, ज्यादा, और वो हिंदू हैं। 50% से ज्यादा वो उसमें हिंदू हैं, चला रहे हैं आके लोग। तो आप उनका रोजगार खत्म करोगे, दाल मंडी के लोगों का रोजगार खत्म करोगे। भाई आखिर करना क्या चाहते हैं, एक बड़ा सवाल है कि आप करना क्या चाहते हैं। उस सड़क के चौड़ा होने से फायदा किसको पहुंच रहा है? उस सड़क के चौड़ा होने से क्या लाभ होगा आम जनता को? उन्होंने आम जनता का लाभ ये बताया है कि चौक पे विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ट्रैफिक लोड ज़्यादा हो जाता था, तो वो ट्रैफिक लोड इधर से रोड चौड़ी हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि उतनी ही चौड़ी सड़क है, वो कितने मीटर की सड़क होगी? तो उसकी तो दुगनी सड़क चौड़ी करने जा रहे हैं। आपको रास्ता निकालना था। वहां के स्थानीय दुकानदारों ने भी कहा, व्यापार मंडल ने कहा कि भाई आप 2 मीटर 5 मीटर जो और लेना है और ले लीजिए, हम स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, विकास होना चाहिए। विकास का पक्षधर जो वहां के निवासी हैं, दुकानदार हैं, वो भी हैं, लेकिन विकास होना चाहिए, विनाश नहीं। ये तो विनाश हो रहा है। भाई आप इतनी दुकानें, अगर 17 मीटर की सड़क बनाइएगा, कितनी दुकानें टूटेंगी छोटी छोटी, वहां के लोग कहाँ जाएंगे? कोई राजा ये सोचता है कि हमारी प्रजा दुखी हो? ये अजब लोग हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। दोस्तों, ये थे मनोज राय। आपको मनोज राय धूपचंडी कहा जाता है। सपा के सरकार में आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, सूझबूझ की बातें करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर अभी तक हमको जितने भी आपके कैमरे पे आपके सामने आए नेता, वो तो जिस तरीके की बातें किया आप लोगों ने देखा ही होता। मनोज राय जी का यही कहना है कि ये विकास नहीं है, विनाश है। बहरहाल, ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने नज़रिए को कमेंट बॉक्स में रखिए। और ज्वाइन बटन अगर दबा करके आप हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं तारिक आज़मी, अल्लाह हाफिज़।